नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर, ओजांग आईएएस एकेडमी पर। तो आज हम विशेष रूप से जो हमारा प्रोग्राम है इकोनॉमिक परिचय, उसमें एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, विशेष टर्म पर चर्चा करेंगे इकोनॉमी के, जिसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स के नाम से जानते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के नाम से जानते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स है क्या, यानी कि राजस्व प्राप्तियां है क्या, इसको लेकर हमारा क्वेश्चन कई बार बना हुआ है यूपीएससी के एग्जाम में। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब ऐसे टर्म्स हमारे एग्जाम में बनते हैं तो हम उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से मद रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंतर्गत आते हैं, या कहा जाए कि राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो जब हमें इसके विषय में पता नहीं होता है तो हम लोग गलत उत्तर लगा देते हैं। तो बस एक छोटा सा टर्म है ये, इस टर्म को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें बजट का एक हिस्सा भी समझ में आ जाता है। क्योंकि हमें ये देखने को मिलता है कि बजट जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें विशेष रूप से रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है कि सरकार को जो आय प्राप्त हो रही है, प्राप्तियां हो रही हैं, वो कहाँ कहाँ से हो रही हैं, कितने प्रकार की हो रही हैं। जैसे रेवेन्यू रिसिट्स हैं, कैपिटल रिसिट्स हैं, तो इनमें अंतर क्या है। रेवेन्यू रिसिट्स अगर हमें पता है तो हम आगे आने वाले टर्म्स को भी आसानी से समझ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि जो भी ओजांग टाइम्स पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और लाइक करना ना भूलें। कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये आप लोगों के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है। और एक और बात, आप सभी लोग ओजांग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक इस बात को शेयर करें कि वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि आगे की जो हमारी ये वीडियो है इकोनॉमिक परिचय को लेकर, जिसमें आप ये छोटे छोटे कंसेप्ट समझते हो जाएंगे, वो ऐप पर ही आपको मिलने वाली है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि जो मैंने कहा कि आप सभी लोग ओजांग ऐप को डाउनलोड कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि है क्या ये रिसिट्स। जब हम रेवेन्यू रिसिट्स की बात करते हैं तो ओवरऑल ये सरकार की हर ऐसी रिसिप्ट्स को बताता है, हर ऐसी प्राप्ति को बताता है जो कि सरकार के ऊपर, यानी सरकार को कुछ रुपया प्राप्त हुआ, ठीक है, सरकार को कुछ रुपया प्राप्त हुआ, इस रुपए के बदले में, इसके बदले में सरकार के ऊपर किसी भी तरह का दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, और ना ही दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, और ना ही सरकार की किसी संपत्ति में कमी आती है। सरकार की किसी संपत्ति में कमी आती है या कमी उत्पन्न होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब आप ये समझिए कि आप नाना जी के घर गए, अपने नाना जी के घर गए, नाना जी के घर जब आप गए तो आपके मामा जी, जब आप लौट रहे थे नाना जी के घर से, तो आपके मामा जी ने आपको 500 रुपया दे दिया। कितना दिया? 500 रुपया दिया। तो जो आपको 500 रुपया मामा जी ने दिया आपको, क्या इस 500 रुपए के बदले आपने मामा जी को कुछ दिया? मामा जी को कुछ रिटर्न किया? नहीं करेंगे। या फिर आपकी किसी संपत्ति में कमी हो गई? नहीं हुई। तो ऐसे जो प्राप्तियां सरकार को होती हैं उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं, रेवेन्यू प्राप्तियां कहते हैं। सिंपल और सीधा सा ये कंसेप्ट है हमारा, ठीक है, सिंपल और सीधा सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी प्राप्तियां हैं सर सरकार की, जिसमें सरकार के ऊपर कोई दायित्व नहीं बनता है, ना ही सरकार की किसी संपत्ति में कमी आती है, बस सरकार को पैसा मिल जाता है। तो ऐसा पैसा कौन नहीं लेना चाहेगा। तो सरकार अधिक से अधिक ये प्रयास करती है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू रिसिप्ट्स बढ़े सरकार का। तो ऐसी कौन कौन सी प्राप्तियां होती हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो एक प्राप्ति के रूप में आप लिख सकते हैं कि कर से होने वाली प्राप्तियां। कौन सी प्राप्तियां? कर से होने वाली प्राप्तियां, रिसिप्ट्स फ्रॉम टैक्स। अब जो भी प्राप्तियां हो रही हैं सरकार को टैक्स से, तो उस टैक्स के बदले सरकार क्या आपको किसी भी प्रकार का, सरकार के ऊपर कोई दायित्व आता है कि आपसे अगर टैक्स लिया है, आपने इनकम टैक्स पे किया है, तो क्या सरकार के ऊपर दायित्व है कि आपके घर के आगे की सड़क ही वो बनवाएगी?
हो सकता है आपने जो टैक्स पे किया है उससे जो सरकार को पैसा आया है उससे वो किसी और क्षेत्र में कोई और निर्माण कराए, कोई विकासात्मक कार्य कराए, ऐसा ही तो होगा। तो यहाँ पर सरकार के ऊपर ये दायित्व नहीं उत्पन्न हो रहा है कि आप अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि टैक्स भी तो कौन से टैक्स, तो यहाँ पर दोनों ही प्रकार के टैक्स की बात हो रही है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर हो, यानी कि डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों ही प्रकार के करों की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि दूसरी और कौन सी वसूली हो सकती है सरकार की, सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का वसूला गया जुर्माना, ठीक है, सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का वसूला गया जुर्माना, ठीक है, कोई भी पेनल्टी सरकार अगर लगाती है, सरकार को अगर प्राप्त होती है, जुर्माना प्राप्त होता है सरकार को किसी भी तरह का। अब जैसे कि आपने मोटरसाइकिल ले ली है ना, स्कूटी ले ली और आप हनहनाते हुए बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं, ना आपके पास लाइसेंस है ना आपके पास हेलमेट है, आप ये हॉर्न बजाते हुए बहुत तेजी के साथ ओवर स्पीड में जा रहे हैं। सामने खड़े थे पुलिस वाले चाचा, उन्होंने आपको पकड़ लिया और पकड़ के एक पर्ची काट दी, जुर्माना कर दिया। तो सरकार को जो उस जुर्माने से जो पैसा मिला है उस पैसे से ना तो सरकार के ऊपर किसी तरह की देयता उत्पन्न हो रही है, लाइबिलिटी उत्पन्न हो रही है, और ना ही सरकार के ऊपर सरकार की किसी तरह की संपत्ति में कमी उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर इस तरह की वसूली भी किसमें आती है, राजस्व प्राप्तियों में ही आती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो और कौन सी वसूली हो सकती है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से जो सरकार को लाभांश प्राप्त होता है, डिविडेंड प्राप्त होता है, वो भी इसी तरह की होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से प्राप्त लाभांश यानी कि डिविडेंड, सरकार की कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं बहुत सारी, जो सरकारी कंपनियां हैं बहुत सारी वो क्या कर रही हैं, रोजगार मतलब काम कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं, हर रोज उत्पादन कर रही हैं, उससे वो कुछ लाभ कमा रही हैं, और उस लाभ का एक हिस्सा जो है किसके पास जा रहा है, सरकार के पास भी जा रहा है। तो सरकार को जो ये लाभ मिल रहा है इससे ना तो सरकारी की संपत्ति में कमी हो रही है और ना ही किसी तरह की दायित्व उत्पन्न हो रहा है। इसी तरह से सरकार द्वारा दिए गए किसी ऋण पर ब्याज प्राप्त हो, ठीक है, सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर प्राप्त होने वाला ब्याज, दिए गए ऋण पर प्राप्त होने वाला ब्याज, ठीक है, दिए गए ऋण पर प्राप्त होने वाला ब्याज। मतलब क्या हो गया यहाँ पर सीधा सा कि सरकार ने किसी तरह का किसी भी देश को, किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को नहीं दे सकती है क्या, यानी किसी संस्था को ऋण दिया है, उस पर जो ब्याज मिल रहा है, उससे सरकार की संपत्ति में कोई कमी नहीं हो रही है और ना ही सरकार के ऊपर कोई दायित्व उत्पन्न हो रहा है जो उस ब्याज के बदले उसे देना है। अब आपको ही मान लीजिए कि आपने अपने मित्र जिसका नाम मिंटू है, इस मिंटू को 100 रुपये उधार दिए, जिस पर आपने कहा कि मैं 2% टैक्स लगाऊंगा। क्लियर है? मिंटू ने 1 महीने बाद आपको 102 रुपये दे दिए, 102 रुपये दे दिए, यानी 2 रुपये टैक्स लगाकर दे दिया 2% के हिसाब से। तो ये जो 2 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिला है, इससे क्या आपकी किसी संपत्ति में कमी होगी या आपके ऊपर कोई दायित्व बना कि इस ब्याज के बदले मुझे मिंटू को कुछ और चीजें देनी है? नहीं ना। तो ये चीज हमें दिखाई देती है, इसे सिंपल कहा जाता है। इसी तरह से सरकार ने के किराए, सरकार को होने वाली जो इनकम है, जैसे कौन सी इनकम, कि किसी तरह से सरकार को किराए से इनकम हो या फिर पट्टे पर सरकार ने जमीन दे रखी हो, पट्टे से आय, किराए या पट्टे से होने वाली आय, सरकार को कोई संपत्ति की कमी नहीं, किसी भी तरह से किसी भी तरह का
कोई भी हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम देखेंगे कोई भी दायित्व नहीं उत्पन्न हो रहा है, कोई भी कमी नहीं आ रही है। इसी तरह से आप एक और लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो जल आपूर्ति है, विद्युत आपूर्ति है, जलापूर्ति है, विद्युत आपूर्ति है, ठीक है, परिवहन है, आदि सुविधाओं, ये जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं, इन सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए जो आप शुल्क देते हैं, पैसा देते हैं, पर सेवा प्रयोग शुल्क, जो भी आप ये शुल्क देंगे, ठीक है, उसके रूप में होने वाली जो प्राप्तियां हैं, है ना, ये जो सरकार को प्राप्तियां होती हैं ये शुल्क के रूप में, ये भी किस में आता है, आपका राजस्व प्राप्ति में ही इसमें शामिल किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। राजस्व प्राप्तियों को आप टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल में भी बांट सकते हैं, है ना, कर और गैर कर प्राप्तियों के रूप में भी बांट सकते हैं, टैक्सेबल रिसिप्ट्स और नॉन टैक्सेबल रिसिप्ट्स के रूप में आप इसे बांट सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है और इसके मायने क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ों को हम शामिल करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा और आपको एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये कंसेप्ट आपको कितना अच्छा लगा और कैसा लगा कि आपने इसको बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा है, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और इसके साथ साथ जुड़े रहें ओजांग टाइम के साथ। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, अगले एक कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।